कैसे हैं गाइस आप लोग। यह है हमारी YouTube की पहली वीडियो जिसमें हम आज पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस यही तो होता है कि हम आपस में जो बात करते हैं, जिससे हमारी आपस में एक दूसरे से भावना व्यक्त करते हैं, यही तो है इमोशनल इंटेलिजेंस। 30 मिनट के अंदर मैं आपको ये पूरी वीडियो जो है कवर करा दूंगा। ठीक है, 30 मिनट के अंदर मैं पूरी वीडियो आपको कवर करा दूंगा और जितना भी सिलेबस है वो यहीं से आएगा। इससे ज्यादा बाहर से सिलेबस आपका नहीं आएगा। इस वीडियो पर अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 80% से प्लस ही जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट पॉइंट जो आता है भावनात्मक बुद्धि का महत्व। भावनात्मक बुद्धि, इसमें हम खुद की और सामने वाले की भावना को पहचानते हैं। लाइक मान लीजिए आप हो, आप अपनी पहले भावना को पहचानोगे, उसके बाद अपने दोस्त की भावना को पहचानोगे और अपने दोस्त की भावना को समझोगे। फिर आपस में उन दोनों की इमोशंस, दोनों की भावना को एक साथ रखकर सही तरीके से प्रबंधित करोगे। आधुनिक जीवन और कार्यस्थल पर केवल बौद्धिक क्षमता ही काफी नहीं है, बल्कि भावनात्मक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो है आईक्यू से काम नहीं चलेगा। सिर्फ पहले के टाइम में आईक्यू चलता था 20s में, बट 21st सेंचुरी में आईक्यू और ईआई दोनों का सेम इंपॉर्टेंस है। ठीक है, प्रमुख महत्व, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। उच्च ईआई वाले व्यक्ति की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भावनाओं को नियंत्रण रखते हैं। ये तनाव, एंग्जाइटी और काम को दबाव, वह तनाव, एंग्जाइटी और काम के दबाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तनाव प्रबंधन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे उनका जो तनाव, डिप्रेशन वगैरह होता है वो उन सबको हैंडल करते हैं और अपने जो माइंड है, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं। बेहतर निर्णय लेते हैं। जब कोई व्यक्ति जो है अच्छा ईआई के साथ होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका अच्छा हो, सामने वाले को समझना शुरू कर देगा, तो वो ऑलरेडी अब निर्णय भी जो है वो बेहतर लेने लग जाएगा, कि वो उसको पता है कि कब गुस्सा करना है, कब उसे डांटना है, वो सब जानता है उस टाइम पे। उसके बाद आता है मजबूत पारस्परिक संबंध। जैसे कि अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है ना, तो आप किसी से भी बात कर सकते हो। अगर आप बॉय हो तो किसी गर्ल से आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो, और अगर आप गर्ल हो तो आप किसी बॉय से इजीली अच्छा कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपका जो है इमोशनल इंटेलिजेंस काफी हाई है। वो आप सामने वाले की भावना को समझ सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप इसको समझ लिए ना तो आप पूरा जो है जितना भी सिलेबस है आप एक ही बार में कवर कर लोगे। ठीक है, मजबूत पारस्परिक संबंध हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है नेतृत्व क्षमता का विकास, लीडरशिप क्वालिटी। अगर आपको एक टीम लीड करनी है तो आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है बढ़ाना पड़ेगा, उसका लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप किसी टीम को हैंडल करने जा रहे हो तो आपके पीछे इतने सारे लोग बैठे हैं। अब वहां पे आपको कब किसको किस तरीके से संभालना है, किस तरह से टीम को, मेंबर्स को समझाना है, ये आप तभी तो कर पाओगे जब आपकी भावना समझने की बेहतर होगी। अपनी भावना को समझना और सामने वाले की भावना को समझकर आपके लिए गए निर्णय को ही जो है इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके बाद आते हैं आत्म जागरूकता और प्रेरणा। जब आप अपने अंदर की कमियों को पहचानोगे, अपने इमोशंस को पहचानोगे और उस पर काम करोगे, तो ऑब्वियसली आप उसे बेटर कर पाओगे, उस कमी को दूर कर पाओगे। और अगर आपके पहले से ही काफी बेहतर है तो उसे आप इम्प्रूव करोगे। ठीक है, तो यही होता है आत्म जागरूकता और प्रेरणा। सहयोग और टीम वर्क में ईआई की भूमिका। जैसे कि आप किसी के स्कूल में होंगे या फिर सपोज करो आप किसी ऑफिस में हो, तो दोनों में ही एक ग्रुप होता है। अगर आप ऑफिस में हो तो वहाँ पे एक ग्रुप होता है, वहाँ पे एक टीम होती है जिसमें सबके अलग अलग काम बटे हुए होते हैं। वो उस काम को अपने तरीके से करते हैं। उसको चलाने के लिए एक मैनेजर या टीम लीडर, अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो उस टीम को हैंडल करते हैं और उन्हें एक सही दिशा प्रदान करते हैं। सो वो जब उस टीम को हैंडल करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मैटर होता है वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। अगर आप किसी को, आपको गुस्सा आ रहा है कि वो जो नया एम्प्लॉय है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप गुस्सा हो जाओगे और उसे निकाल दोगे, या तो वो खुद निकल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने का रीजन ही तो है। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़िया है, तो सही लेवल पे है, तो ऑब्वियसली आप उसको समझाओगे, उसे और प्रेरित करोगे कि इस काम को इस तरीके से करना है, तो आप उसे समझाकर अपनी टीम को एक बेटर वे में आगे पहुंचा सकते हो और प्रोत्साहित कर सकते हो। ठीक है, सहयोग में भूमिका, सहानुभूति और आपसी समझ। आपस में जब टीम समझ करती है ना तो क्या होता है, टीम में एक वर्ड होता है मैं। आप कुछ कर रहे हो तो बोलोगे मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप टीम में वर्क कर रहे हो तो आप बोलोगे हमने ये काम किया, हम ये वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, आपसी समझ बैठती है आपस के लोगों में, एक समान दृष्टिकोण बैठता है और सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
जब टीम में मतभेद होते हैं तो कुछ ईआई वाले व्यक्ति गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से बात करते हैं। जब देखते होगे ना टीम में कुछ फूट हो जाती है कई बार, की कोई आपका स्कूल मान लो ग्रुप है, तो आपके फ्रेंड्स में कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, ग्रुप टूटने जैसा होता है, लेकिन उसमें भी 1% ऐसा होता है जिसके कभी किसी से कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसका ईआई इतना कमजोर नहीं हुआ है कि वो किसी से भी लड़ बैठे। वो अपने आप पे कंट्रोल करना जानता है, उसे पता है कि कब उसके ऊपर गुस्सा हावी हो सकता है, तो वो पहले से ही कंट्रोल बना के रखता है। सकारात्मक वातावरण का निर्माण। भावनात्मक रूप से कुशल व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा से टीम के माहौल को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखता है। सकारात्मक पॉजिटिविटी, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है तो आप अपनी भावना को समझेंगे, उस पर कैसे काम करना है, उसे कैसे बेहतर बनाएंगे, उसे जानेंगे और पॉजिटिविटी लाएंगे। लाइक आप उसे इंप्रूव कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी है। तो जब आप टीम में वर्क कर रहे हो तो टीम में क्या होता है, आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव बातें करते हो हमेशा। दूसरों की जब बातें करते हो तो वो पॉजिटिव में रखते हो, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं जाओगे। अगर तो आप नेगेटिव जाओगे तो आपकी पूरी टीम नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेना। टीम वर्क में आलोचना या रचनात्मक फीडबैक मिलना आम है। कम ईआई वाले व्यक्ति इसे व्यक्तिगत हमला मानते हैं। जब आपको कोई फीडबैक दे देता है कि आपको मान लिया किसी ने रेट किया, रेटिंग देते हो ना आप किसी, जैसे अमेज़न से कोई प्रोडक्ट खरीदा या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ फीडबैक कई बार खराब हो जाते हैं। लाइक आपने खाना खाया और आपने सामने वाले जो वेटर है उनको 2 रेटिंग करा, तो वो सामने वाला निराश हो जाता है या आप पे मनी मन गाली बकता होगा ऑब्वियसली कि इस कस्टमर ने तो मुझे इतनी रेटिंग दे दी, अब ये मेरे को मैनेजर सुनाएंगे। बट ये गलत है। अगर आपने उन्हें सही रेटिंग दी है कि 2 ही है, तो उससे क्या होता है ना कि उस सामने वाले को उसे और बेटर करना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर वो इम्प्रूव नहीं करेगा तो उन्हें और अलग अलग जगह से यही फीडबैक मिलते रहेंगे और ये उनकी जो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये हम पे हमला कर रहा है, व्यक्तिगत हमला कर रहा है कि नहीं ये मेरे से जलन है या चिड़न है। ऐसा कुछ नहीं होता, उसे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो उसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए ओब्वियसली, ठीक है। तो यही होता है, फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए, उसे समझना, उस पर काम करना, ना कि ये सोचकर बैठना कि वो पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोचता है। प्रभावी संचार। प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं होता कि बोलना है अच्छा लिखना, बल्कि अपनी बात को इस तरह से सामने वाले तक पहुंचाने की वह उसी अर्थ में समझी जाए जिसे अर्थ में कही गई है, ठीक है। जो आप बताना चाहते हो सामने वाले को वो वही बात समझे। लाइक आप कुछ बता रहे कुछ हो, वो समझ कुछ और रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसमें जो वर्ड यूज कर रहे हो वो वर्ड आप सही यूज नहीं कर रहे हो और आपकी जो प्रतिक्रिया है वो सही नहीं बैठ रही। आप बता रहे कुछ अच्छी बात हो लेकिन आपका मुंह लटका हुआ है, तो सामने वाले पर्सन वो सही से समझ नहीं पाएगा ना आपको। तो यही है इसमें प्रभावी संचार के मुख्य तत्व। एक्टिव लिसनिंग, सुनने की क्षमता अच्छी होगी तो लोग आपको ऑब्वियसली लाइक करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अशाब्दिक संचार, कई बार आप बोलते कम हो लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपके हाव भाव देख कर ही सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि आपकी स्थिति क्या है। स्पष्टता और संक्षिप्तता, इसमें जो विचारों की बहुत जरूरी स्पष्टता है कि बातों को जो है ना आप घुमा कर नहीं बता सकते। कई बार क्या होता है, बातों को घुमा कर बताते हो और सामने वाले को समझ भी नहीं आता। तो इसलिए जो भी बात बोलते हो वो एक सरल भाषा में बोलो और ताकि भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। फीडबैक और खुलापन, इसमें 2 तरफा संवाद होता है। एक फीडबैक मांगने वाला होता है और एक फीडबैक देने वाला होता है। एक प्रभावी संचारक सामने वाले को अपनी बात रखने का पूरा मौका देता है और उनके फीडबैक का स्वागत करता है। जो आप मान लीजिए मैंने आपको बताया कि कोई वेटर है तो वेटर ने आपको पूरा टाइम दिया कि आप अपना फीडबैक बताओ मुझे। तो यही होता है कि 2 तरफा संवाद। भावनात्मक नियंत्रण, बातचीत के दौरान यदि सामने वाला असहमत या गुस्सा हो तो प्रभावी संचारक खुद पर काबू रखता है और बहस को बिगड़ने से रोकता है। इसे कहते हैं भावनात्मक, अपनी भावना को कंट्रोल में रखना। लाइक आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप फिर भी गुस्सा नहीं कर रहे हो किसी बात को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख गए हो। आपका मैच्योरिटी लेवल है वो बहुत ही ऊपर चला जाएगा। उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण। कैरेक्टराइज ऑफ अ पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति का व्यवहार उनके व्यक्तित्व, समाज या कार्यस्थल पर काफी विशिष्ट और प्रेरणादायक होता है। जिनका हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उनका बहुत ही ज्यादा बढ़िया रोल होता है इस पे। आइए जानते हैं प्रमुख लक्षण। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस होती है। ये लोगों को अपने भावनाओं, ताकतों और कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पता होता है कि कब किस बात पर उन्हें गुस्सा आएगा, कब वे दुखी होंगे। वो इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आत्म जागरूकता, कि उन्हें पता है कि कब उसे गुस्सा आने वाला है तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। वो जब दुखी होने वाले हैं तो वो उसके लिए पहले से तैयार है कि हाँ मैं दुखी होने वाला हूँ, तो इससे उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। आत्म नियमन,
ये भावनाओं के आवेग में बहकर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। वे पहले स्थिति को समझते हैं, सोचते हैं, फिर उसे संतुलित प्रक्रिया देते हैं। वे अपने गुस्से और तनाव पर नियंत्रण रखना जानते हैं। आत्मनियंत्रण, अपने लिए नियम बनाना। लाइक आप किसी से बात कर रहे हो और आपको लगता है गुस्सा आने वाला है या कुछ होने वाला है, तो आप उससे एक बार जब खाली टाइम मिलता है तो आप अपने लिए कुछ नियम तैयार करिए कि मैं इस परिस्थिति में गुस्सा नहीं करूंगा, या मेरे को इस परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना है, या मेरे को कब रोना है, किसके सामने रोना है, ये सब आपको डिसाइड करके रखना पड़ता है। इसे हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। इसकी बात होती है एम्पैथी। इसका बड़ा गुण है, ये खुद को दूसरे की जगह पर रखकर उनकी स्थिति को दर्द से महसूस करते हैं। ठीक है, मान लीजिए सहानुभूति, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि मुझे सहानुभूति मत दीजिए। आपने किसी मूवी में देखा होगा किसी भी, तो उसमें बोलते हैं ना, आप मुझे सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। सहानुभूति वही सहानुभूति है कि आप जब आपके सामने वाला व्यक्ति दर्द में हो और आप उसके सामने लिपट कर उस रोने लग जाएं, आप भी उनके साथ साथ, तो वो सहानुभूति दे रहे हो आप उनको कि नहीं, मैं भी आपका दुख में सहायता कर रहा हूँ, मैं आपके दुख में भी आपके साथ हूँ। तो यही सहानुभूति होती है। उत्कृष्ट सामाजिक कौशल, ये लोग नए रिश्ते बनाने और पुराने रिश्तों को निभाने में माहिर होते हैं। इनका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है और ये समाज या टीम में सभी के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। ये जो होते हैं ना, ये सब बहुत ज़्यादा, इनका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़िया होता है। जो सोशल स्किल्स होती है वो भी उनका काफ़ी बेटर होता है। तो इनकी सोशल स्किल्स इतनी हो जाती है कि ये सब कुछ जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो ये इजीली सब कुछ कर पाते हैं। जो भी रिश्ते या रिलेशन निभाने होते हैं वो बहुत ईजिली कर पाते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स को देख लो, आपके पेरेंट्स एक अच्छा रिलेशन किसी से भी बिल्डअप कर लेते हैं क्योंकि उनका उतना एक्सपीरियंस है इसको लेकर कि भावना को कब कहाँ पे कैसे व्यतीत करते हैं। जबकि आप देखना कि हमारे जो बीच में 20-21 साल के बच्चे होते हैं, वो तुरंत ही गुस्सा उनको आ जाता है और वो तुरंत ही झगड़ने भी लगते हैं। ठीक है, भावनात्मक बुद्धि का सामाजिक क्षमता पहलू। डैनियल गोलमैन के भावनात्मक बुद्धि के मॉडल में सामाजिक क्षमता एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। डैनियल गोलमैन ने जो एक भावनात्मक बुद्धि का मॉडल तैयार किया ना, सामाजिक क्षमता, इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका संबंध इस बात से है कि हम समाज, दोस्त और कार्यस्थल पर एक दूसरे के साथ संबंध को कितनी कुशलता, कितने अच्छे तरीके से संचालित करते हैं। सामाजिक क्षमता के मुख्य आयाम। सोशल अवेयरनेस का मतलब होता है कि समाज या समूह के मूड को, नेटवर्क को समझना। लाइक आप किसी के घर जाते हैं और वहाँ पे अगर खुशी का माहौल होता है तो आप भी वहाँ पे खुशी से ढल जाते हैं, लेकिन अगर वहीं दुख का माहौल होता है तो आपको भी वहाँ पे जो है अपना रिएक्शन थोड़ा सा सेट रखना होता है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। एंड संबंधों का प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये वाला रिलेशनशिप नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दूसरों के साथ संपर्क बनाए रखना, उनके साथ गहरा जुड़ाव बनाना और आपसी मतभेदों को दूर करना शामिल है। प्रभाव और प्रेरणा, इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन। सामाजिक क्षमता से भरपूर व्यक्ति अपनी बातों को, व्यापारों को प्रभावित करने और उन्हें अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता रखता है। विविधता का सम्मान, आज का समाज बहुत विविधतापूर्ण है। सामाजिक क्षमता या पहलू व्यक्ति को अलग अलग संस्कृति, पृष्ठभूमि और विचारधारा के साथ लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के काम करना, उसका सम्मान करना सिखाता है। विविधता का सम्मान, लाइक अलग अलग हमारे बीच धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो हमें क्या सिखाता है ये कि हमें सबकी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है, सबके धर्म, सबकी भाषा, सभी का जो है एक रिस्पेक्ट करना है। हम आते हैं अपने लॉन्ग आंसर की तरफ। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किन्हीं दो मॉडलों का वर्णन कीजिए। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मनोविज्ञान और प्रशासनिक व्यवहार में एक क्रांतिकारी विचार का उदय हुआ जिसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। पारंपरिक रूप से किसी व्यक्ति की सफलता का पैमाना उसके IQ को माना जाता था, लेकिन आधुनिक विचारकों ने यह सिद्ध किया कि जीवन और कार्यस्थल पर सफलता के लिए व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता से अधिक भावनात्मक समझ मायने रखती है। मैंने आपको पहले बताया था कि 20वीं सदी में क्या हो रहा था कि हम IQ को पहले रख रहे थे कि जिसका दिमाग जितना तेज होगा वो उसका विकास उतना ही तेज होगा, परंतु ऐसा नहीं था। सिर्फ IQ से ही काम नहीं चलेगा। IQ के साथ हमें इमोशंस को भी जोड़ना होगा। जब हम इन दोनों को साथ में जोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट और बेहतर आता है। और आज के टाइम में यही होता है कि हम सिर्फ IQ को लेकर नहीं चल सकते, इसके साथ इंटेलिजेंस भी हमें साथ काम करता है। इसकी परिभाषा अगर हम सरल शब्दों में देखें, स्वयं की, खुद की और दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने, प्रबंधित करने और उनका जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव यूज से क्षमता को ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक पीटर सालोवे और जॉन मेयर के अनुसार, ये देखिए एक नाम निकल के आया है हमारे सामने, पीटर सालोवे, जॉन मेयर।
ये दो नाम आपको याद रखने हैं, इन दोनों की जो है डेफिनेशन एक ही है, बट अगर आप दोनों नाम पेपर में लिख के आते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। इनके अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपनी और दूसरे की भावनाओं और संवेदनाओं की निगरानी करने, उनमें अंतर करने और इस जानकारी का उपयोग अपने विचारों और कार्यों को निर्देशित करने की क्षमता से है। इनके अनुसार डेफिनेशन है, ये पीटर सालोवे और जॉन मेयर के अनुसार, ठीक है। दूसरा नाम हमारे सामने निकल कर आता है, वहीं डैनियल गोल्डमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता में मुख्य रूप से 5 तत्व शामिल होते हैं: आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, आंतरिक अभिप्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल, ठीक है। इन सब की डेफिनेशन मैंने आपको बताई रखी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख मॉडल: डैनियल गोल्डमैन का मिश्रित मॉडल। डैनियल गोल्डमैन ने 1995 में अपनी पुस्तक के माध्यम से इस मॉडल को दुनिया के सामने रखा। गोल्डमैन का मॉडल व्यक्ति के चरित्र और उसकी कार्यस्थल क्षमताओं का मिश्रण पर आधारित है। गोल्डमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को 4 प्रमुख स्तंभों में विभाजित किया है: आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और संबंधों का प्रबंधन, ठीक है। इसके बाद आता है मेयर सालोवे। इसकी जो क्षमता मॉडल है, यहाँ पीटर सालोवे और जॉन मेयर द्वारा प्रतिपादित यह मॉडल पूरी तरह से एक संज्ञानात्मक के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को देखता है। यह विचार पीटर सालोवे और जॉन मेयर द्वारा प्रतिपादित यह मॉडल पूरी तरह से एक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को देखता है। यह 4 क्रमिक चरणों पर आधारित है: भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण, भावनाओं का उपयोग, भावनाओं को समझना और भावनाओं का प्रबंधन। भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण की हम सामने वाले को इजीली समझ पाएं, भावनाओं का उपयोग जब हम अपनी भावना का यूज कर पाएं सामने वाले को अपनी परिस्थिति दिखाने के लिए, भावनाओं को समझना, सामने वाले की भावना को समझना और भावनाओं को प्रबंधन, उसको सही तरीके से प्रयोग करना। इसका कंक्लूजन जो देखें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता आधुनिक जीवन, प्रशासनिक, राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ का आज के टाइम में पॉलिटिक्स में भी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे कि आप देखते हो ना कि कोई नेता होता है तो वो दुख के टाइम में दुख शो करता है, जबकि वो रियल में होता नहीं है, बट वो शो करता है क्योंकि उनको वोट चाहिए। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस पॉलिटिक्स में भी काम कर रहा है कहीं ना कहीं। व्यक्तिगत क्षमता का वर्णन कीजिए। अपनी ताकत और विकास के क्षेत्रों को जानने से व्यक्ति की क्षमता में कैसे वृद्धि की जा सकती है। इसमें ये बताते हैं कि डैनियल गोल्डमैन की व्यक्तिगत क्षमता, पर्सनल कॉम्पिटेंस, एक केंद्रीय स्तंभ है। व्यक्तिगत क्षमता का सीधा संबंध इस बात से है कि हम अपने आंतरिक संसाधनों, अपनी आंतरिक भावनाओं, आवेगों और अपनी क्षमताओं से कितनी कुशलता से प्रबंधित हैं, ठीक है। व्यक्तिगत क्षमता का अर्थ देखते हैं। व्यक्तिगत क्षमता से तात्पर्य उन कौशल और योग्यताओं से है व्यक्तिगत क्षमता से तात्पर्य उन कौशल और योग्यताओं से हैं जो निर्धारित करती है कि हम खुद को कितनी अच्छी तरह संभालते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है: आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो इसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, हम अपने आप में ढल जाते हैं। आत्म नियमन, जो हमारे अंदर कमी है उसके लिए हम नियम तय करते हैं कि इसमें एक रूल बना सकते हैं हम अपने लिए कि हम कब किस परिस्थिति में क्या रिएक्ट करें। एंड इसके बाद आती है आत्म अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। या तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि हमारा बॉडी जो है वो मोटिवेशन मांगता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर से मोटिवेट होता है तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी फील होती है। ताकत और विकास के क्षेत्रों में जानने का महत्व। अपनी ताकत और विकास के क्षेत्रों को जानना ही सटीक आत्म मूल्यांकन कहलाता है। यह बिंदुओं के माध्यम से हम व्यक्तिगत क्षमता को निखारता है। नव विश्वास और सही निर्णय लेने में वृद्धि। हम नया विश्वास पैदा होता है और उसमें फिर निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होता है। आत्म नियमन और भावनात्मक नियंत्रण का विकास। हम अपने अंदर एक नियम बनाते हैं कि हमें कब किस टाइम पे क्या सोचना है, कैसे समझना है सामने वाले को। एंड भावनात्मक नियंत्रण का विकास करते हैं। नियंत्रण सीखने की प्रवृत्ति, बेहतर समय और तनाव प्रबंधन। नियंत्रण सीखने की प्रवृत्ति, जो व्यक्ति अपनी कमियों और कमजोरियों को न मानकर विकास का क्षेत्र मानता है। लाइक अगर हम कमजोरी को कमजोरी न कहें, विकास का क्षेत्र कहें, तो ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन विकास का क्षेत्र से मतलब ये होता है कि वो वहाँ पे उसे विकास की जरूरत है, इसलिए हम उसे विकास का क्षेत्र इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होता है ना कि कमजोरी, जिसे हम अब तक कमजोरी कहते आ रहे हैं, वो हमें अपने आप में डीमोटिवेट करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेहतर समय और तनाव प्रबंधन। अपनी सीमाओं को जानने से व्यक्ति उन कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है जहां उसकी ताकत का काम आ सके। अपनी लिमिटेशन को जानने के बाद हम अपने ध्यान उस जगह पे केंद्रित करते हैं जिससे हम उसे और बढ़ा सकें और डिप्रेशन कम हो पाए।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकास करने और बढ़ाने के विभिन्न रणनीतियों को किसे विवेचना कीजिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई स्थिर या जन्मजात क्षमता नहीं है जिसे बदला ना सके। निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और सही रणनीतियों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित और उन्नत कर सकता है। ठीक है, ये बताता है कि हमारी जन्मजात कोई इशू नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम है कि हम पैदा ही ऐसे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसे चेंज कर सकते हैं टाइम के साथ। हाँ, क्योंकि ये चीज़ जो है हमने ही बनाई है शुरुआत से, और ये हमें ख़त्म भी खुद ही करना होगा। इसके लिए कोई डॉक्टरी या फिर ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है ख़त्म करना, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमें सब कुछ खुद ही चेंज करना होगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए प्रमुख रणनीति: आत्म जागरूकता बढ़ाने की रणनीति, भावनाओं को नाम देना, जर्नलिंग डायरी लिखना और करीबी लोगों से व्यवहार पर ईमानदार फीडबैक मांगना। भावनाओं को जब हम नाम देते हैं ना कि हमारी ये भावना है, गुस्से की भावना को अलग, दुख की भावना को अलग, खुशी की भावना को अलग, तो इससे हमें एक रोल मिलता है, अपने आप को अवेयर कर पाते हैं। एंड इसके बाद है जर्नलिंग। आपने देखा होगा डायरी जब लिखते हैं तो हमारा जो बोझ होता है मन का वो काफ़ी हल्का होता है, जिससे हम नई चीज़ें सोचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। करीबी लोगों से व्यवहार पर ईमानदार फीडबैक मांगना। करीबी लोग जो होते हैं ना, कई बार क्या होता है कि अगर आप पूछ रहे हो कोई नई शर्ट लेके आए हो मान लो, तो आप अगर अपने आप फ्रेंड से पूछोगे तो वो बोलेगा हाँ ये बढ़िया लग रही है, मगर वो रियल नहीं होता है। वो रियल हो भी सकता है, नहीं भी, वो 50% है। क्यों? क्योंकि वो आपका करीबी पर्सन है। तो उनसे एक बात बोला करो कि आप सच बताओ कि हाँ ये सच सच में है, क्योंकि आपके बोलने से देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई बाहर वाला अगर टोक देता है तो इससे मुझे कुछ हो सकता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आत्मनियमन, अपने लिए ध्यान रोग की बातें बनाना, ध्यान और योग करना, द पोज स्ट्रेटजी, रुकने की कला, कब हमें कब रुकना है। जैसे आप ज़्यादा गुस्सा कर बैठते हो या ज़्यादा किसी बात को अपनी बात बता बैठते हो पर्सनल, तो उसे कब कहाँ पे अपनी बात को रोकना है, ये भी, कब अपनी भावना को छुपाना है, ये भी ध्यान रखना है। यू मेडिटेशन करके जो है नया निर्माण करना है, नव निर्माण करना है। अपने माइंड को रिलैक्स करिए और आगे के लिए प्रिपेयर करिए। संज्ञानात्मक पुनर्गठन, अपने आपकी नेगेटिविटी को साइड रखकर पॉजिटिविटी को सोचना, जिससे आपका माइंड और ज़्यादा बेटर इम्प्रूव हो पाएगा। सहानुभूति को प्रगाढ़ करने की रणनीति है। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, जो दूसरों को पूर्वाग्रह से मुक्त होना। एक्टिव लिसनिंग अगर आप करते हैं तो आपकी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी देखने को मिलती है, सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स को मजबूत करने की रणनीति है। स्वामी बॉडी लैंग्वेज, जब आप किसी से बात करते हैं तो सबसे मेन जो होता है ना आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। मान लीजिए आप किसी से कोई बात कर रहे हैं सैड, दुखी की, ठीक है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ सी हो रही है, मतलब आपका जो हाथ है वो अलग ही है, पैर है बिल्कुल पीछे जा रहा है, तो वो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है उस टाइम पे। ठीक है। इसके बाद आता है आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका जो आई है, मतलब आँखें हैं, वो एकदम सामने वाले की आंखों में डाल के बात करनी चाहिए और बॉडी एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। और विवाद समाधान के दौरान सकारात्मक संवाद का उपयोग, जब विवाद का समाधान होने वाला हो तो उस टाइम एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ठीक है। निष्कर्ष, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना एक निरंतर चलने वाला यात्रा है जिसमें हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमता दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। चिंता और अवसाद को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न स्वनियमन रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। आधुनिक समय में तीव्र प्रतिस्पर्धा और मानसिक दबाव के कारण चिंता और अवसाद गंभीर मानसिक चुनौतियां बनकर उभरे हैं। स्वनियमन रणनीतियां किसी व्यक्ति के रूप में मजबूत बनाकर चिंता और अवसाद के चक्र को तोड़ने में मदद करती है। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये करंट के टाइम पे अगर हम देखें तो सोशल एंजाइटी एंड डिप्रेशन लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तनाव, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है, जिसके कारण जो क्या हो रहा है, उन्हें दबाव देखने को मिल रहा है, मानसिक दबाव, जिससे डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। चिंता और अवसाद को प्रबंधित करने की प्रमुख स्वनियमन रणनीतियाँ। अगर आपको डिप्रेशन से निकलना है तो अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना। फिर यहाँ पे संज्ञानात्मक पुनर्गठन, दिमाग में उठने वाला नकारात्मक और स्वचालित विचारों को चुनौती देना और उन्हें अधिक व्यवहारिक विचारों से बदलना। अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव पॉइंट आता है तो तुरंत उसे हटाइए अपने माइंड से और तुरंत कुछ ऐसी बात सोचना जिससे आपको खुशी मिले। ठीक है। सचेतनता और ध्यान, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका दिमाग जो है बहुत ही रिलैक्स करेगा, जिससे आपकी फुल बॉडी को बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप दिमाग से सोच रहे हो तो आपकी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तभी होगा जब आप रनिंग करोगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स करेगी जब आप मेडिटेशन या माइंडफुलनेस करते हैं। तो व्यवहारिक सक्रियता, बिहेवियर एक्टिवेशन,
दैनिक दिनचर्या का निर्माण करके छोटे और सरल कार्यों को पूरा करना। अगर आप डेली एक प्लान के साथ चलो कि हाँ मुझे अब इस तरीके से चलना है और एक अपना टाइम टेबल बना लो, तो ये आपको डेली रूटीन में काफ़ी बेनिफिट करेगा और आपके जो डिप्रेशन है इसे ख़त्म करने में सहायता करेगा। ठीक है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति और जर्नलिंग, अपने डर, उदासी और भावनाओं को बिना किसी संकोच के एक डायरी में लिखना, जिससे दिमाग का बोझ हल्का हो। जैसा मैंने अभी बताया था, हम जितनी ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। तो ओवर थिंकिंग को कम करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरी लिखते हैं। कई लोग इसलिए डायरी लिखते हैं ताकि वो उनका एक रिकॉर्ड भी रह सके और साथ ही साथ उनका मन हल्का हो सके। शारीरिक स्वनियम, दौड़ना, योग और निश्चित समय पर 7-8 घंटे की नींद सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। नींद, अगर आप नींद कम लेंगे तो ऑब्वियसली आपका डिप्रेशन में जाना जायज़ है। नींद लीजिए, व्यायाम कीजिए, समय से सोइए, समय से जगिए, इससे आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। निष्कर्ष, अपने दैनिक जीवन में आत्म जागरूकता, सचेतनता और सकारात्मक व्यवहारिक बदलावों को अपनाकर चिंता और अवसाद को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। उन प्रभावी संचार के पहलुओं को वर्णन कीजिए जो किसी रिश्ते को मजबूत बनाने और निखारने के लिए आवश्यक है। प्रभावी संचार किसी भी रिश्ते की जीवन रेखा, लाइफ ब्लड होता है। यह दो व्यक्तियों के बीच आपसी समझ और विश्वास और सम्मान की गहरी नींव रखने का माध्यम है। रिश्तों के निखारने के लिए प्रभावी संचार के मुख्य पहलू: एक्टिव लिसनिंग, आपको सामने वाले की बात को बहुत ही ध्यान से गौर करके सुनना है, इसलिए सामने वाले आपके प्रति अट्रैक्ट हो कि नहीं, ये मेरी बात का सम्मान करता है। सहानुभूति और भावनात्मक समझ, खुद को सामने वाले की परिस्थिति में रखकर देखना। अगर सामने वाला आपको बता रहा है कुछ, तो अपने आप को जब कुछ बोलने जा रहे हो तो उसी के जैसा वो फील कर पा रहा है उसी को फील अपने आप में कीजिए। उसकी भावना को समझकर उसी फील को साथ रखकर आप उससे बात करेंगे ना, तो इससे और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगी, रिश्तों को मजबूती मिलेगी। स्पष्टता और ईमानदारी, अपनी अपेक्षाओं और विचारों को शब्दों में व्यक्त करना, जिससे गहरे विश्वास का निर्माण होता है। ठीक है। अपनी अपेक्षा को ध्यान में रखना और विचारों को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना, अच्छे शब्दों में व्यक्त करना, सही तरीके से, जिससे गहरे विश्वास का निर्माण होता है। ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे। ठीक है। अशाब्दिक संचार, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो होता है ना, कई बार बिना कुछ बोले भी सामने वाला आपके मन को समझ लेता है। वो इसलिए समझ लेता है क्योंकि जो आपके चेहरे का हाव भाव है, आधी बातें वही सामने वाले को क्लियर कर देती है। लाइक आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी आई कांटेक्ट क्या है। अगर आपकी आई कांटेक्ट बढ़िया हो रही है और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सही है और आप बात सही से कर पा रहे हो, तो आप सामने वाले को अट्रैक्ट तो कर पा रहे हो। और साथ ही नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल भी होता है। आप बिना कुछ बोले सामने वाले को सब कुछ सही से दर्शाना। आप बोल 10% रहे हो, लेकिन 90% जो है आपका बॉडी मूवमेंट सब कुछ जाया कर रहा है। ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। विवादों का सकारात्मक समाधान, मतभेदों के दौरान एक दूसरे से दोषारोपण करने के बजाय समस्या के मूल कारण समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप किसी से लड़ाई हो रही है तो लड़ाई पर ध्यान ना रखकर सामने वाला क्या कह रहा है, वो गाली बक रहा है तो मैं भी गाली बकूंगा, इसको साइड रखकर पहले समस्या से कैसे निकला जाए, उससे कैसे निवारण किया जाए, उस पर फोकस करना है हमें। ठीक है। वो लड़ाई करके तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। और लड़ाई की जहाँ तक बात रखें तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लड़ाई से अच्छा आप यही करें कि एक्सेप्ट करना सीख लें, क्योंकि ये आज ना कल आपको सीखना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप कल जाके गुंडे बनना चाह रहे हो। ठीक है। सो इसलिए मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जो है अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना सीखिए। तो यहीं पे आज की ख़त्म होती है हमारी वीडियो। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। एंड आपका जो भी फीडबैक हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मुझे पता है आज का फीडबैक ज़्यादा बेटर नहीं आएगा क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। सो फर्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत हेजिटेशन भी मेरे को भी हुआ था, तो मैं उसे जानता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कोशिश होगी मेरी कि और बेटर परफॉर्म करूँ। ठीक है।